सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 13 सितंबर 2025 फ्राइडे है और हम लेकर आए हैं पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी क्रेडिबल सरकारी वेबसाइट से बाछाई करा खबर, जिनका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद है इन खबरों से यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टेकअवेज हैं वो सब निकालना। पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, एनवायरनमेंट, साइटेक, सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, कल्चर, सब कुछ कवर करेंगे। हाँ, मतलब एकदम तह तक जाएंगे। बैकग्राउंड, की कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस, इम्प्लीकेशंस और हाँ, वे फॉरवर्ड भी। प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज, फ्लैश कार्ड्स, सब होगा। तो लिसनर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आज के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेटली। पहला सेगमेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस और शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम निर्देश से। जमानत याचिकाओं पर, मतलब बेल प्लीज पर, कोर्ट ने 2 महीने की समय सीमा की बात कही है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतलब निचली अदालतें, उनको ये निर्देश दिया है कि रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल पिटिशंस का निपटारा फाइलिंग डेट से प्रेफरेबली 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। प्रेफरेबली, अच्छा, तो ये कोई एकदम पत्थर की लकीर वाली डेडलाइन नहीं है, पर एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? व्हाट्स द रैशनल? देखिए, जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच थी। उन्होंने साफ कहा कि बेल प्लीज में जो देरी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। लिबर्टी और इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि ये देरी एक तरह से न्याय से वंचित करना है। इट्स डिनायल ऑफ जस्टिस और एप्लीकेंट्स को अनसर्टेनिटी के बादल में छोड़ देती है। मतलब पता ही नहीं कि जमानत मिलेगी या नहीं, कब मिलेगी, ये ठीक नहीं है। पर्सनल लिबर्टी के मामलों को अर्जेंट मानना चाहिए। सही बात है, लिबर्टी का मामला है तो लटकाना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें बेल के टाइप्स की बात हुई, रेगुलर और एंटिसिपेटरी। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, थोड़ा और समझाएं। जरूर। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल जैसा नाम से पता चल रहा है, एंटिसिपेशन में ली जाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट से जमानत मांग सकता है। ये सीआरपीसी की धारा 438 सेक्शन 438 के तहत आता है। ओके, गिरफ्तारी से पहले, गॉट इट। और रेगुलर बेल? रेगुलर बेल तब मांगी जाती है जब व्यक्ति ऑलरेडी हिरासत में है, मतलब अरेस्ट हो चुका है या कस्टडी में है। ये सीआरपीसी की धारा 439 सेक्शन 439 के तहत डील होती है। तो एक गिरफ्तारी से पहले, दूसरी गिरफ्तारी के बाद। क्लियर है। अब इस निर्देश का बैकग्राउंड और सिलेबस कनेक्शन देखें तो जीएस पेपर 2 में जुडिशरी और फंडामेंटल राइट से जुड़ता है ये। हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आर्टिकल 21 और 14 आ गए। लीगल प्रोविजंस में सीआरपीसी सेक्शंस 438 और 439। ये पूरा मामला जुडिशियल प्रोसेस और सिटीजन राइट्स के इंटरफेस पर है। एक टर्म अक्सर सुनने में आता है, प्रोसेस एज पनिशमेंट। क्या ये निर्देश उस समस्या को भी एड्रेस करता है? हाँ, काफी हद तक। प्रोसेस एज पनिशमेंट का मतलब है कि कभी-कभी न्याय मिलने की प्रक्रिया इतनी लंबी और कष्टदायक हो जाती है कि वो खुद ही एक सजा बन जाती है। स्पेशली अंडर ट्रायल्स के लिए, विचाराधीन कैदियों के लिए। भारत की जेलों में अंडर ट्रायल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी का डेटा ये दिखाता है। तो अगर बेल प्लीज जल्दी निपटेंगी तो ये प्रोसेस एज पनिशमेंट वाली स्थिति कम होगी और जेलों में भीड़ भी कुछ कम हो सकती है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स याद रखने चाहिए इस निर्देश से? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पहला, टाइमलाइन 2 महीने प्रेफरेबली। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी, सभी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आर्टिकल 21 और 14। चौथा, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है, क्योंकि हाई कोर्ट्स को कहा गया है कि वो इसके लिए मैकेनिज्म बनाए। राइट। और मेंस के लिए एनालिसिस करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म का एंगल दिखता है इसमें। बिल्कुल, इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं, लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट प्रक्रियात्मक देरी से स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। जो बेल नॉट जेल का सिद्धांत है उसे और मजबूत कर रहा है। दूसरा, जैसा हमने कहा, अंडर ट्रायल क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश है। तीसरा, सिस्टेमिक कॉन्ट्रडिक्शंस की बात आती है। सिस्टेमिक कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब एक तरफ तो कोर्ट कह रहा है कि बेल जल्दी दो, दूसरी तरफ हमारे पास यूएपीए जैसे स्पेशल लॉज हैं जिनमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपने उमर खालिद या शर्जील इमाम जैसे केसेस देखे होंगे।
तो ये एक तरह का विरोधाभास है सिस्टम में। हाँ, ये टेंशन तो है। और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, क्या ये निर्देश आसानी से लागू हो पाएगा? चैलेंजेस तो हैं। जुडिशियल वैकेंसीज एक बड़ा मुद्दा है। जजों की कमी है, केसलोड बहुत ज़्यादा है अदालतों पे। फिर जांच एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ सकता है जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी हाई कोर्ट्स के लेवल पर। तो सिर्फ निर्देश देना काफ़ी नहीं, इन चैलेंजेस को भी एड्रेस करना होगा। तो इम्प्लीकेशंस शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में शायद कुछ दबाव बढ़ेगा कोर्ट्स पे। मीडियम टर्म में अगर मैकेनिज्म बन गए तो अंडर ट्रायल्स को राहत मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में जुडिशियल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, पर स्पेशल लॉज वाला मुद्दा बना रहेगा। एग्जैक्टली। वे फॉरवर्ड यही है कि हाई कोर्ट्स इसकी मॉनिटरिंग करे, सरकार जुडिशियल वैकेंसीज भरे और स्पेशल लॉज की समीक्षा हो कि कहीं वो लिबर्टी के प्रिंसिपल के खिलाफ तो नहीं जा रहे। सतेंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 और अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के जजमेंट्स भी बेल जुरिस्प्रूडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन रिपोर्ट्स ने भी इस पर बात की है। ठीक है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई इस पर। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही अगली खबर। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में 38 स्थायी वकील मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल CGSC नियुक्त किए हैं। हाँ, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। इसमें 38 CGSC है और कुछ अन्य पैनल काउंसिल भी शामिल हैं। CGSC क्या होते हैं और ये अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से कैसे अलग है? CGSC बेसिकली वो वकील होते हैं जो हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये दिल्ली HC और वहाँ की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सरकार का पक्ष रखेंगे। ये अटॉर्नी जनरल AGI या सॉलिसिटर जनरल SG जैसे लॉ ऑफिसर से अलग हैं। AGI तो आर्टिकल 76 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। SG और अन्य लॉ ऑफिसर्स सरकार के टॉप लीगल एडवाइजर्स होते हैं। CGSC स्पेसिफिक कोर्ट्स के लिए नियुक्त होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है। अच्छा, तो ये नियुक्ति महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में? दिल्ली हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल में है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी लीगल चैलेंजेस होते हैं उनमें से बहुत सारे यहीं फाइल होते हैं। तो सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए एक मजबूत और एफिशिएंट लीगल टीम चाहिए। ये नियुक्ति उसी लिटिगेशन मशीनरी को स्ट्रेंथन करने का हिस्सा है। और इसका जुडिशियल एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा? ये पॉजिटिव असर पड़ सकता है। सरकार देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट है, मतलब सबसे ज्यादा मुकदमे सरकार के होते हैं या सरकार के खिलाफ होते हैं। अगर सरकार का रिप्रेजेंटेशन एफिशिएंट होगा तो केसेस जल्दी निपट सकते हैं, जिससे जुडिशियल पेंडेंसी कम करने में मदद मिल सकती है। ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक इम्पॉर्टेंट इंटरफेस भी है। इसलिए ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट का ध्यान रखा जाए। तो ये गवर्नमेंट लिटिगेशन मशीनरी को बेहतर बनाने का प्रयास है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें? वे फॉरवर्ड यही है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस मेरिट बेस्ड हो, परफॉर्मेंस रिव्यू का मैकेनिज्म हो और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी भी है, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 भी रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क है। गॉट इट। तो ये था पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। पहली खबर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, बायरबी साइरंग रेलवे लाइन। ये मिजोरम के लिए बड़ी बात है ना? ओह एब्सोल्युटली, ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ने मिजोरम में बायराबी साइरंग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। ये पहली बार है कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल को देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। साइरंग आइजॉल के पास एक जगह है। वाओ, फर्स्ट टाइम रेल कनेक्टिविटी आइजॉल के लिए। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके साथ और भी कुछ हुआ? हाँ, इस मौके पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दूसरी परियोजनाओं का भी शिलान्यास या उद्घाटन हुआ। और सबसे खास बात, साइरंग को दिल्ली से जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 नई ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। साइरंग दिल्ली राजधानी, साइरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और साइरंग कोलकाता एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस टू साइरंग, ये तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और PM गति शक्ति से ये कैसे जुड़ता है? ये बिल्कुल सेंटर में है इन पॉलिसीज के। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद साउथ ईस्ट एशिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बढ़ाना है। मिजोरम म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी उस पॉलिसी के लिए क्रूशल है। PM गति शक्ति का फोकस इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर है। ये रेलवे लाइन उसी का एक उदाहरण है।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है राजधानी तक। NESIDS यानी नॉर्थ ईस्ट सेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलता है। और जीएस पेपर 3 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी, साथ ही जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें, कॉस्ट वगैरह? हाँ, प्रीलिम्स के लिए नोट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम बैराबी साइरैंग न्यू रेलवे लाइन, लोकेशन मिजोरम, आइजॉल के पास साइरैंग तक, सिग्निफिकेंस मिजोरम की राजधानी को पहली रेल कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट कॉस्ट सिर्फ रेलवे लाइन का कॉस्ट 8,070 करोड़ से ज्यादा है, न्यू ट्रेंड्स साइरैंग दिल्ली राजधानी, साइरैंग गुवाहाटी एक्सप्रेस, साइरैंग कोलकाता एक्सप्रेस। इंजीनियरिंग फीचर्स के बारे में भी कुछ सुना था, काफी चैलेंजिंग टेरेन है वहां का। एब्सोल्युटली, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें 48 टनल्स हैं और 55 मेजर ब्रिजेस हैं। बताया जा रहा है कि एक पुल तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये दिखाता है कि इतने मुश्किल हिमालयन इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कितना चैलेंजिंग है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है जो मौसम की मार झेल सके। इनक्रेडिबल। मेंस पर्सपेक्टिव से इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक? मेंस के लिए पहला पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पेटस फॉर नॉर्थ ईस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम कम होगा, जिससे ट्रेड, टूरिज्म और एग्रीकल्चर को बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसा हमने कहा, बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार से कनेक्टिविटी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है। और नेशनल इंटीग्रेशन का एंगल भी है शायद। डेफिनेटली, तीसरा पॉइंट वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। नॉर्थ ईस्ट में अक्सर एलियनेशन की भावना की बात होती है। बेहतर कनेक्टिविटी उस भावना को कम करती है। लोगों को लगता है कि वो देश के विकास का हिस्सा हैं। पीस और स्टेबिलिटी में उनका इकोनॉमिक स्टेक बनता है। चौथा पॉइंट, इंजीनियरिंग मार्वल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दिखाता है कि भारत डिफिकल्ट टेरेन्स में भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। सही कहा। वे फॉरवर्ड क्या होगा, सिर्फ लाइन बना देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे फॉरवर्ड में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंच सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना होगा, एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट मिनिमाइज करना होगा। और नॉर्थ ईस्ट में जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्हें भी टाइम पर पूरा करना होगा। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या भारतमाला परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ सिनर्जी बनानी होगी। ग्रेट। चलिए इकोनॉमी में अगली खबर पर आते हैं। जूट किसानों की MSP मांग, ये मामला क्या है? पश्चिम बंगाल में जूट किसान, जिनमें अलग अलग पार्टियों से जुड़े किसान संगठन भी शामिल हैं, उन्होंने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GCI के अधिकारियों से मुलाकात की है। उनकी मुख्य मांग है कि कच्चे जूट यानी रॉ जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। 12,000 रुपए पर क्विंटल। अभी कितना हो रही है मांग, क्यों? अभी MSP इससे काफी कम है। किसानों का कहना है कि बीज, खाद, लेबर सबकी लागत बहुत बढ़ गई है, इसलिए मौजूदा MSP वायबल नहीं है। दूसरी बड़ी मांग ये है कि JCI तुरंत अपने खरीद केंद्र खोलें और किसानों से सीधी खरीद करें। अच्छा, तो मतलब MSP बढ़ाने के साथ साथ प्रोक्योरमेंट का इशू भी है। हाँ, और ये ज्यादा बड़ा इशू लग रहा है। किसानों का आरोप है कि JCI के खरीद केंद्र या तो खुलते नहीं हैं, या देर से खुलते हैं, या उनमें खरीद बहुत धीमी होती है। मजबूरी में उन्हें अपनी फसल बिचौलियों को बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ती है, जिसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। तो उन्हें MSP का फायदा ही नहीं मिल पाता। ये तो MSP रेजीम की एक जानी पहचानी समस्या है। सिर्फ अनाउंस करने से नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। JCI का रोल क्या है इसमें? JCI यानी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के तहत एक सरकारी PSU है। इसका काम ही है जूट किसानों को प्राइस सपोर्ट देना, मतलब MSP पर खरीद करना, ताकि उन्हें लाभकारी मूल्य मिले। लेकिन किसान इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और ये वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नेचुरल बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, प्लास्टिक का अच्छा विकल्प। GS पेपर 3 में फार्म सब्सिडीज और MSP के तहत ये टॉपिक आता है। प्रीलिम्स के लिए क्या की पॉइंट्स हैं? कमोडिटी रॉ जूट, डिमांडेड MSP 12,000 रुपए क्विंटल। एजेंसी JCI, रीजन नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, वेस्ट बंगाल।
की इशू प्राइस प्लस इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। मेंस एनालिसिस में क्या पॉइंट्स बनते हैं? इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात तो हो गई। हाँ, मेंस के लिए पहला पॉइंट इकोनॉमिक वायबिलिटी है, बढ़ती लागत और सिंथेटिक ऑप्शन से कंपटीशन। दूसरा, स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन, इनएडिक्वेट प्राइस प्लस इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, केंद्र बंद होना, बिचौलियों का फायदा उठाना। तीसरा, नीड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में फसल का टाइमिंग अलग होता है। नॉर्थ में जून में फसल आती है, साउथ में बाद में। तो प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। और जूट सेक्टर की इंपॉर्टेंस? चौथा पॉइंट वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ जूट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट देता है वेस्ट बंगाल में लाखों लोगों को, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट 1987 भी है जो कुछ सेक्टर्स में जूट पैकेजिंग अनिवार्य करता है। तो वे फॉरवर्ड क्या सुझाया जा सकता है? वे फॉरवर्ड में सीएसीपी को लागत की सही समीक्षा करनी चाहिए। एमएसपी तय करते समय स्वामीनाथन कमीशन की C2+50% फॉर्मूला की मांग भी किसान उठाते रहे हैं। जेसीआई को मजबूत करना होगा, उसका नेटवर्क एक्सपैंड करना होगा, खरीद प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनानी होगी और जूट प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है ताकि डिमांड बनी रहे। राइट। ये एमएसपी डिबेट का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जूट के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए इकोनॉमी में आखिरी खबर देखते हैं। आरबीआई के फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT फ्रेमवर्क पर बहस। हाँ, ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। आरबीआई का जो मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जिसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT कहते हैं, उसकी समीक्षा मार्च 2026 में होनी है। करंटली आरबीआई का टारगेट है 4% हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन मेंटेन करना, जिसमें ±2% का टॉलरेंस बैंड है। मतलब इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क 2016 में आया था आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट के बाद, और MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसी टारगेट को ध्यान में रखकर रीपो रेट तय करती है। अब बहस क्या है? आरबीआई ने इस पर एक डिस्कशन पेपर निकाला था जिस पर पब्लिक फीडबैक की डेडलाइन 18 सितंबर है। बहस इस बात पर है कि क्या ये फ्रेमवर्क इफेक्टिव रहा है, क्या टारगेट 4% ही रहना चाहिए या बदलना चाहिए, क्या टॉलरेंस बैंड ±2% ठीक है या इसे नैरो या वाइड करना चाहिए, और सबसे बड़ी बहस, क्या हेडलाइन CPI को टारगेट करना सही है या कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं फॉर एंड अगेंस्ट द करंट फ्रेमवर्क? जो लोग कंटिन्यूटी के पक्ष में हैं, जैसे पूर्व MPC मेंबर्स आशिमा गोयल, जनक राज, उनका कहना है कि फैट ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करने में मदद की है। प्री फैट एरा में इन्फ्लेशन अक्सर डबल डिजिट में रहती थी, अब एवरेज कम हुआ है। उनका मानना है कि फ्रेमवर्क बदलने से आरबीआई की क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। और जो बदलाव चाहते हैं? कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे रविंद्र धोलकिया, जो MPC मेंबर रह चुके हैं, का तर्क है कि 4% टारगेट एक विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, ये ग्रोथ को हर्ट करता है। उन्होंने शायद 5.5% जैसा हायर टारगेट सजेस्ट किया था। कुछ लोग नैरोअर बैंड का भी सुझाव देते हैं। हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन वाला पॉइंट थोड़ा और इलैबोरेट करेंगी? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ शामिल होता है, इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, जिनका CPI बास्केट में वेट काफी ज्यादा है, फूड का करीब 46%। ये आम आदमी के लिविंग कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिसी को रिलेटेबल बनाता है। पॉलिटिकली भी हेडलाइन को टारगेट करना ज्यादा पैलेटेबल होता है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ओके, और कोर इन्फ्लेशन? कि ये अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड का बेहतर इंडिकेटर है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी जैसे रेपो रेट ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है। फूड और फ्यूल प्राइसेस अक्सर सप्लाई साइड शॉक से ड्राइव होते हैं, जैसे मॉनसून कैसा रहा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या है, इन पर आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ये दुविधा तो है, पॉलिसी रेलेवेंस वर्सेस पॉलिसी इफेक्टिवनेस। एग्जैक्टली। तो ये टेक्निकल डिबेट भी है और पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला भी है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? शायद करंट फ्रेमवर्क को बनाए रखा जाए, क्योंकि इसने कुछ हद तक स्टेबिलिटी तो दी है। आरबीआई अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बेहतर कर सकती है, कोर ट्रेंड्स पर ज्यादा फोकस कर सकती है अपने एनालिसिस में, और सरकार को सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ताकि फूड इन्फ्लेशन काबू में रहे। उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट 2014 ने ही FLT की सिफारिश की थी। वेरी इंसाइटफुल। ये थी इकोनॉमी की खबर। अब रुक करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। पहली खबर हमारे पड़ोस से, नेपाल से।
सुशीला कार्की वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। जी हाँ, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। नेपाल में हाल में बड़े पैमाने पर युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें जेन जी प्रोटेस्ट्स भी कहा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही करप्शन, नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर एक बड़े मूवमेंट में बदल गए। इसी दबाव में पिछली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर प्रेसिडेंट ने सुशीला कार्की को नियुक्त किया। हाँ, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को एक इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वो नेपाल की पहली महिला पीएम है। उनका मैंडेट है 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना। पीएम मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ये तो काफी ड्रामेटिक ट्रांजिशन है, एक पूर्व चीफ जस्टिस का पीएम बनना, वो भी एक इंटरिम सेटअप में। और वो नेपाल की पहली महिला सीजे भी रह चुकी हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो 2016-17 में नेपाल की पहली और एकमात्र चीफ जस्टिस थीं। और एक और दिलचस्प बात, उनका भारत से भी कनेक्शन है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से पॉलिटिकल साइंस में PG किया है। BHU एलमना, इसका इंडिया नेपाल रिलेशंस पर क्या असर पड़ सकता है? इसे भारत में जनरली पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। सुशीला कार्की की छवि काफी अच्छी है, इंटेग्रिटी और न्यूट्रलिटी के लिए जानी जाती हैं। उनका भारत से एजुकेशनल बैकग्राउंड एक सॉफ्ट पावर कनेक्ट है। उन्हें फ्रेंड ऑफ इंडिया के तौर पर देखा जा सकता है। उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में भले ही वो इंटरिम हो, द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। और ये घटना नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहती है? ये दिखाती है कि नेपाल का सिविल सोसाइटी, खासकर युवा, कितना एक्टिव है। ये कोई टिपिकल सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि युवाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था जो क्लीन गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की मांग कर रहा था। ये एक तरह का सिटीजन लेड डेमोक्रेटिक करेक्शन है। भारत की सॉफ्ट पावर की भूमिका भी दिखती है इसमें, BHU कनेक्शन के जरिए। डेफिनेटली एजुकेशनल और कल्चरल टाइज बहुत वैल्यूएबल एसेट होते हैं डिप्लोमेसी में, खासकर जब चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा हो रीजन में। अब सुशीला कार्की के सामने चैलेंजेस भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, करप्शन पर कुछ एक्शन लेना और सबसे जरूरी 6 महीने में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। भारत का रोल क्या होना चाहिए? भारत को कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहिए बिना इंटरफेयर किए। बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने का ये अच्छा मौका है और नेपाल के यूथ मूवमेंट के साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट होगा। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 और सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स रेलेवेंट बने रहेंगे। ठीक है, अब नेपाल से चलते हैं यूरोप की तरफ। नाटो ने अपना ईस्टर्न फ्लैंक मजबूत किया है, क्या हुआ वहां? नेटो ने एक नई मिलिट्री इनिशिएटिव शुरू की है जिसका नाम है ईस्टर्न सेंट्री। इसका मकसद है नेटो के पूर्वी किनारे, यानी वो सदस्य देश जो रशिया के करीब हैं, जैसे पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, रोमानिया, वहां डिफेंस पोस्चर को मजबूत करना। इसकी वजह, ट्रिगर क्या था? ट्रिगर था रूसी ड्रोन्स का पोलैंड के एयर स्पेस में घुसना। पोलैंड नेटो मेंबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन्स को एलाइड फाइटर जेट्स ने शूट डाउन किया। इस इंसिडेंट के बाद पोलैंड ने नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 4 इन्वोक किया। आर्टिकल 4? ये क्या है? आर्टिकल 5 तो कलेक्टिव डिफेंस वाला है। हाँ, आर्टिकल 5 कहता है कि एक मेंबर पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 4 उससे पहले का स्टेप है। ये मेंबर स्टेट्स को कंसल्टेशन का अधिकार देता है जब उन्हें लगता है कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। पोलैंड ने इसी के तहत कंसल्टेशन रिक्वेस्ट की। तो ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का स्पिलओवर माना जा रहा है। रशिया नेटो की रेड लाइंस टेस्ट कर रहा है। एक्सपर्ट्स इसे वैसा ही देख रहे हैं। ये यूक्रेन वॉर का अब तक का सबसे सीरियस स्पिलओवर है नेटो टेरिटरी में। इससे रशिया और नेटो के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ गया है। ये ड्रोन इंट्रूजन जानबूझकर था या गलती से, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसे नेटो की कैपेबिलिटीज और रिजॉल्व की स्ट्रेटेजिक प्रोबिंग या ग्रे जोन एक्टिविटी के तौर पर देखा जा रहा है। और नेटो का रिस्पॉन्स? ईस्टर्न सेंट्री क्या है? नेटो ने काफी तेजी से रिएक्ट किया। आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस हुई और फिर ईस्टर्न सेंट्री इनिशिएटिव अनाउंस की गई। इसमें सदस्य देश जैसे डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जर्मनी अपने एसेट्स प्लेज कर रहे हैं, जैसे फ्रेंच रफाल फाइटर्स, डेनिश F-16s, एक फ्रिगेट वगैरह ईस्टर्न फ्लैंक को रीइंफोर्स करने के लिए भेजे जा रहे हैं। ये नेटो की तरफ से कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट का क्लियर सिग्नल है, डिटोरेंस का मैसेज है रशिया को। भारत के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग एक्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
यूरोप में अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो उसके ग्लोबल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिपरकशंस होंगे जो भारत को भी अफेक्ट करेंगे। भारत, रशिया और वेस्ट दोनों के साथ अपने रिश्ते मैनेज करता है, तो ये सिचुएशन भारत के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। वे फॉरवर्ड क्या है? डी-एस्केलेशन की जरूरत है। हाँ, सबसे ज़रूरी है कि नाटो और रशिया के बीच डी-एस्केलेशन चैनल्स खुले रहें ताकि मिसकैलकुलेशन से बचा जा सके। नाटो के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को और मजबूत करे और आक्रामकता के खिलाफ एक यूनाइटेड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स बनाए रखे। वॉर्सो पैक्ट तो अब हिस्ट्री है, लेकिन नाटो की इन्हांस्ड फॉरवर्ड प्रेजेंस EFP जैसी इनिशिएटिव्स पहले से चल रही हैं ईस्टर्न फ्लैंक पर। ओके, ये था इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर। रशिया के कमचाटका पेनिनसुला के पास एक बड़ा भूकंप आया है। जी हाँ, रशिया के फार ईस्ट में कमचाटका पेनिनसुला के तट से दूर पैसिफिक ओशन में एक शक्तिशाली भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस GFZ ने इसकी मैग्नीट्यूड 7.1 बताई, जबकि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने 7.4 बताई। 7.4 मैग्नीट्यूड, काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है ये। सुनामी का खतरा था क्या? हाँ, क्योंकि भूकंप शालो था, मतलब उसकी गहराई ज्यादा नहीं थी, इसलिए पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर PTWC ने पास के रूसी तटों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी। हालांकि बाद में वो चेतावनी हटा ली गई। कमचाटका पेनिनसुला तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ना? बिल्कुल, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो जोन है पैसिफिक ओशन के चारों ओर जहां दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। कमचाटका इसी साइज्मिकली एक्टिव जोन में आता है। इस घटना से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से क्या सीखने को मिलता है? ये घटना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस को हाईलाइट करती है। PTWC ने तुरंत वार्निंग जारी की, USGS, GFZ जैसी एजेंसीज ने रियल टाइम डेटा दिया। ये दिखाता है कि ग्लोबल कोऑपरेशन और शेयर्ड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना क्रूशल है। और ये कोस्टल रीजन्स की वल्नरेबिलिटी को भी दिखाता है। हाँ, रिंग ऑफ फायर पर बसे देशों जैसे रशिया, जापान, USA, इंडोनेशिया, चिली, इन सब के लिए कांस्टेंट थ्रेट है। रोबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, पब्लिक अवेयरनेस और इवैक्यूएशन ड्रिल्स बहुत ज़रूरी हैं। भारत के लिए भी रेलेवेंट है। 2004 सुनामी के बाद भारत ने हैदराबाद में INCOIS के तहत अपना इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ITWS स्थापित किया, जो काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखती है। राइट, तो टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन की हैं। अब एनवायरनमेंट में ही अगली खबर दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने दिल्ली रिज के एक हिस्से पर अस्पताल OPD ब्लॉक बनाने को मंजूरी दे दी है। ये मामला क्या है? ये सर गंगाराम हॉस्पिटल के नए OPD ब्लॉक के निर्माण से जुड़ा है। जिस जमीन पर ये बनना है उसे मॉर्फोलॉजिकल रिज के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। दिल्ली रिज, जो अरावली रेंज का एक्सटेंशन है, उसे दिल्ली का ग्रीन लंग्स माना जाता है। मॉर्फोलॉजिकल रिज, ये नोटिफाइड रिज फॉरेस्ट से अलग है? हाँ, मॉर्फोलॉजिकल रिज वो जमीन होती है जिसमें रिज की जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं, लेकिन वो ऑफिशियली नोटिफाइड रिज फॉरेस्ट एरिया के बाहर होती है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसने कहा था कि मॉर्फोलॉजिकल रिज को भी नोटिफाइड रिज जैसी ही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो फिर इस सेंसिटिव एरिया में कंस्ट्रक्शन की मंजूरी कैसे मिली? किसने दी? मंजूरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC ने दी है। CEC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है देश भर में। CEC ने इस मामले में इसे पब्लिक हेल्थ नेसेसिटी माना, अस्पताल का एक्सपेंशन जरूरी है, ये तर्क दिया गया। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स का क्या शर्तें लगाई गईं? CEC ने मंजूरी कंडीशनल दी है, सख्त एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के साथ, जैसे कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल को कॉम्पेंसेटरी आफ्फॉरेस्टेशन के तौर पर 100 नेटिव ट्री स्पीशीज लगाने होंगे और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% रिज मैनेजमेंट बोर्ड फंड में डिपॉजिट करना होगा। अच्छा, तो ये बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच। हाँ, कह सकते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश है। कंडीशनल अप्रूवल प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दिखाता है। 5% डिपॉजिट पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन है। ये केस एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के एवोल्यूशन को भी दिखाता है।
कैसे प्रोटेक्शन नोटिफाइड फॉरेस्ट से आगे बढ़कर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक मॉर्फोलॉजिकल रिज तक एक्सटेंड हो रही है। इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच। इसमें जुडिशियल ओवरसाइट का रोल भी दिखता है। बिल्कुल। जब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, तो जुडिशरी और उसकी बनाई कमिटीज जैसे सीईसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एमसी मेहता केसेस इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी रेलेवेंट है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ऐसे मामलों में? जरूरी है कि सभी सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन्स की प्रॉपर मैपिंग हो और उन्हें सिटी मास्टर प्लान्स में इंटीग्रेट किया जाए। कंजर्वेशन लेवी या सेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। स्टेट लेवल पर EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पर। एक प्रस्ताव आया है फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस FROs बनाने का। ये क्या है और क्यों? ये प्रपोजल इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलम में आया है। आर्ग्यूमेंट ये है कि भारत को क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में सॉवरेन कैपेबिलिटीज यानी आत्मनिर्भर क्षमताएं बनाने के लिए कुछ चुनिंदा फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस FROs स्थापित करने चाहिए। सॉवरेन कैपेबिलिटीज इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, एडवांस्ड मटेरियल्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वगैरह। ये टेक्नोलॉजीज देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाइटल हैं। तो FROs कैसे काम करेंगे? ये एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से अलग कैसे होंगे? FRO का मॉडल ये है कि ये मिशन ओरिएंटेड होंगे, मतलब एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी गोल पर फोकस्ड होंगे। इन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी और इन्हें स्ट्रेटेजिकली बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IIC या IITs के इकोसिस्टम के भीतर एम्बेड किया जा सकता है, ताकि वहां की रिसोर्सेज का फायदा मिले लेकिन इनका अपना फोकस और फ्रीडम हो। ये ऑटोनोमस बॉडीज होंगी। ये सरकार की हालिया R&D इनिशिएटिव से कैसे जुड़ता है, जैसे ANRF एक्ट या 1 लाख करोड़ R&D फंड? ये उन इनिशिएटिव्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सरकार ने ANRF या अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है R&D को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए। 1 लाख करोड़ का फंड भी इनोवेशन के लिए अनाउंस हुआ है। FROs का आइडिया इस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। भारत में एक गैप है। हम बेसिक रिसर्च तो करते हैं, पर उसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स में ट्रांसलेट करने में पीछे रह जाते हैं। FROs इस वैली ऑफ डेथ को ब्रिज कर सकते हैं और ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने में भी मदद मिलेगी। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। भारत अक्सर टॉप ग्लोबल साइंटिफिक टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने में स्ट्रगल करता है, कॉम्पेंसेशन, लैब्स, करियर पाथ की वजह से। FRO मॉडल में ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव सैलरीज और सस्टेन्ड फंडिंग ऑफर कर सकें, जिससे बेस्ट माइंड्स को लाया जा सके। IISc में इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज IUDX को एक तरह का FRO लाइक एंटिटी का एग्जाम्पल बताया गया है कॉलम में। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने के लिए जरूरी है, स्पेशली आज के जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में। बिल्कुल। जब सप्लाई चेन्स डिस्टर्प्ट हो सकती हैं, जब टेक्नोलॉजी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तब अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज होना बहुत ज़रूरी है। FROs उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड यही है कि इसके लिए क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क बने, गवर्नेंस, फंडिंग, PPP मॉडल, प्रायोरिटी डोमेन्स आइडेंटिफाई हो और रियल ऑटोनॉमी इंश्योर की जाए। CSIR और DRDO जैसे हमारे मौजूदा R&D जायंट्स हैं, FROs उनसे अलग, ज्यादा एजाइल और फोकस्ड हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया है, जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार। जी हाँ, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट थी। मई 2023 में मणिपुर में मेती और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच एथनिक वायलेंस भड़कने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की पहली यात्रा थी। उद्देश्य रिकंसिलिएशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। विजिट का फॉर्मेट कैसा था? क्या उन्होंने दोनों समुदायों से मिलने की कोशिश की? हाँ, एक बैलेंस्ड आइटिनरी रखा गया था। उन्होंने कुकी डोमिनेटेड चुराचांदपुर और मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली दोनों जगहों का दौरा किया। वहाँ पब्लिक एड्रेसेस दिए और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी IDPs से भी मिले। मणिपुर में 60,000 से ज्यादा IDPs हैं इस संघर्ष के कारण। IDP से मिलना ये हीलिंग टच देने की कोशिश थी। हाँ, इसे हीलिंग टच और डेवलपमेंट पुश की डुअल स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है।
एक तरफ आईडीपी से मिलकर सहानुभूति जताना, विश्वास बहाली की कोशिश करना, दूसरी तरफ 8,500 करोड़ से ज्यादा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना, जिसमें से 7,300 करोड़ चुराचंदपुर के लिए और 1,200 करोड़ इम्फाल के लिए। आइडिया ये है कि डेवलपमेंट से लोगों का पीस में स्टेक बढ़ेगा। मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल भी लगा हुआ है, शायद फरवरी 2025 से। हाँ, राज्य में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लागू है। तो ये विजिट काफी हाई स्टेक्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट थी, खासकर इतने समय तक सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से डायरेक्ट विजिट नहीं हुई थी। विजिट का रिसेप्शन कैसा रहा? क्या इसे पूरी तरह पॉजिटिव माना जा सकता है? मिक्स्ड रिएक्शंस रहे। कुछ जगहों पर स्वागत हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं। और कॉरकॉम, जो 6 प्रतिबंधित मैते उग्रवादी संगठनों का अम्ब्रेला ग्रुप है, ने विजिट का बॉयकॉट भी किया। तो चैलेंजेस बने हुए हैं। मणिपुर की स्थिति का भारत की फॉरेन पॉलिसी, खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी से क्या लिंकेज है? ये लिंकेज बहुत डायरेक्ट है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी का बयान भी आया कि मणिपुर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है और गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अगर मणिपुर में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो ये भारत के रीजनल एम्बिशंस के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हर्डल है। इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी गोल्स यहाँ सीधी जुड़े हुए हैं। रिकंसिलिएशन की राह में अभी क्या चुनौतियां हैं? डायलॉग की जरूरत है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल हों। 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट ILP जैसे मुद्दे भी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफी हैं। प्रोजेक्ट जरूरी हैं, पर काफी नहीं। वे फॉरवर्ड में एक हाई लेवल कमेटी बन सकती है डायलॉग के लिए। वायलेंस की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग भी उठती रही है, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इक्विटेबल और ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना होगा, ताकि किसी समुदाय को ये न लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, अब सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर सेगमेंट में आता है। कर्नाटक के हसन जिले में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। हाँ, ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है। हसन जिले के मौसले होसहल्ली गांव में गणेश मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। उसी दौरान एक माल वाहन, एक गुड्स व्हीकल, भीड़ में घुस गया। ओह नो, कैजुअलिटीज? हाँ, कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छात्र भी शामिल थे, और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 373 पर हुआ। पीएमओ और कर्नाटक के सीएम ने एक्स ग्रेशिया पेमेंट यानी अनुग्रह राशि की घोषणा की है। PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने और घायलों के इलाज का खर्च उठाने की घोषणा की है। यह हादसा क्राउड मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नेशनल हाईवे पर जुलूस? एग्जैक्टली। ये प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी लगती है। सवाल उठता है कि क्या प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट किया गया था? क्या NH पर जुलूस निकालने की अनुमति देते समय एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे? रूट मैनेजमेंट, ट्रैफिक डाइवर्जन, पुलिस डिप्लॉयमेंट, क्या ये सब था? NDMA की क्राउड मैनेजमेंट पर डिटेल गाइडलाइंस हैं, क्या उनका पालन हुआ? यह दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे हाईवेज और ट्रेडिशनल पब्लिक एक्टिविटीज जैसे जुलूस के बीच इंटरफेस को मैनेज करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। हाईवेज हाई स्पीड कॉरिडोर्स होते हैं। उन पर नॉन व्हीकुलर इवेंट्स को अलाउ करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है NHAI, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। शायद इस पर एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी उठता है। परमिशन किसने दी, किन शर्तों पर दी, मॉनिटरिंग हुई या नहीं? ये GS पेपर फॉर एथिक्स के लिए एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। सही कहा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? पब्लिक गैदरिंग्स के लिए मैंडेटरी सेफ्टी प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स के लिए। क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की जरूरत है। वल्नरेबल लोकेशंस का नेशन वाइड ऑडिट होना चाहिए जहां ऐसे हादसे हो सकते हैं। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में रोड सेफ्टी पर फोकस है, उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। ठीक है, अब आज के आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। कल्चर एंड हेरिटेज। ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च हुआ है, ये क्या है? हाँ, PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतम को संबोधित करते हुए इस मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका मकसद है भारत की विशाल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज यानी पांडुलिपि विरासत का सर्वे, कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन करना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखी पुरानी पोथियां कितनी है? अनुमान है कि भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में,
ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्र पर, हाथ से बने कागज पर। पीएम ने इन्हें अनपैरेलल्ड सिविलाइजेशनल ट्रेजर कहा। ये ज्ञान का भंडार है। साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, लिटरेचर, आर्ट, सब कुछ है इनमें। 1 करोड़, ये तो इनक्रेडिबल नंबर है। इन्हें डिजिटाइज करने से क्या फायदा होगा? 2 बड़े फायदे हैं। पहला, प्रेजर्वेशन एंड एक्सेस। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रिजाइल हैं, समय के साथ नष्ट हो सकती हैं। डिजिटाइजेशन इन्हें हमेशा के लिए प्रिजर्व करेगा और रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाएगा। दूसरा, प्रिवेंटिंग इंटेलेक्चुअल पायरेसी। इंटेलेक्चुअल पायरेसी मतलब? भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज की चोरी। अक्सर विदेशी संस्थाएं हमारे पारंपरिक ज्ञान, जैसे किसी पौधे के औषधीय गुण, को पेटेंट करा लेती हैं बिना हमें क्रेडिट या कॉम्पेंसेशन दिए। इसे बायोपायरेसी भी कहते हैं। जब हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिजिटाइज्ड होंगी और ज्ञान भारतम पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, तो ये एक विशाल डेटाबेस बनेगा प्रायर आर्ट का। इससे गलत पेटेंट्स को चैलेंज करना आसान होगा। ये TKDL सक्सेस को और एक्सपैंड करेगा। अच्छा, तो ये TKDL जैसा ही है पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए। हाँ, स्कोप बहुत बड़ा है। TKDL जो था वो आयुर्वेद, योग वगैरह पर फोकस था। ज्ञान भारतम का कैनवस बहुत वाइड है, इसमें हर तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स आएंगी। इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को समझने, ट्रांसक्राइब करने और एनालाइज करने के लिए। गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट का उदाहरण भी दिया गया, जो कश्मीर का ऑथेंटिक हिस्ट्री बताती है। ये तो सिर्फ कंजर्वेशन नहीं बल्कि नॉलेज इकोसिस्टम बनाने की बात है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ पुरानी चीजों को बचाने की बात नहीं है। ये भारत के सभ्यतागत ज्ञान के लिए एक सॉवरन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाने की बात है। अपने इतिहास और विज्ञान की नैरेटिव और इंटरप्रिटेशन को रिक्लेम करने की बात है। इसे आप एपिस्टोमिक डीकोलोनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल भी हो सकता है। बिल्कुल। ग्लोबल कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री का साइज $2.5 ट्रिलियन बताया जाता है। हेरिटेज एक वैल्यूबल इकोनॉमिक एसेट है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो ज्ञान है वो इनोवेशन के लिए रिसोर्स बन सकता है, वेलनेस, डिजाइन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन में। और कल्चरल डिप्लोमेसी का एंगल, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी बात हुई। हाँ, थाईलैंड, वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों के विश्वविद्यालयों के साथ कोलैबोरेशन की योजना है पाली, लन्ना, चाम भाषाओं की मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए। ये दिखाता है कि शेयर्ड स्क्रिप्ट्स और हेरिटेज के जरिए सभ्यतागत संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। ये सॉफ्ट पावर के जरिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी रीइंफोर्स करेगा। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम भी इसी तरह की ग्लोबल इनिशिएटिव है। वे फॉरवर्ड क्या होगा इस मिशन के लिए? जरूरी है कि डिजिटाइजेशन हाई क्वालिटी का हो, स्टैंडर्डाइज मेटा डेटा यूज हो, एक्सेस और यूजेज के लिए क्लियर लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क बने, और सबसे जरूरी, इस डिजिटाइज्ड नॉलेज को इंडियन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च में एक्टिवली यूज किया जाए। फंटास्टिक इनिशिएटिव। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका डिटेल्ड एनालिसिस। एथिक्स के लिए भी कुछ लिंकेजेस दिखें आज की चर्चा में। हाँ, जैसे आसिन हादे से प्रशासक की दुविधा निकलती है, धार्मिक जुलूस को NH पर ले जाने की मांग वर्सेस पब्लिक सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के बेल निर्देश और UAPA जैसे कानूनों के बीच न्यायाधीश की उलझन, लिबर्टी वर्सेस लॉ, प्रोसीजरल स्पीड वर्सेस स्पेशल लॉ रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल। अब जल्दी से प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज़ देख लेते हैं। प्लेसेस में चूराचंदपुर, इम्फाल, मणिपुर, सायरांग, मिजोरम, कमचाटका पेनिनसुला, रशिया, हसन, कर्नाटका, दिल्ली रिज। पर्सन्स में सुशीला कार्की, नेपाल PM, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। इंस्टीट्यूशंस इनिशिएटिव्स में ज्ञान भारतम मिशन, ईस्टर्न सेंट्री, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, JCI, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, CEC। कुछ की नंबर्स भी याद कर लेते हैं। 12,000 रुपए क्विंटल जूट MSP मांग, 8,500 करोड़ रुपए प्लस मणिपुर परियोजनाएं, 9,000 करोड़ रुपए प्लस मिजोरम परियोजनाएं, 8,070 करोड़ रुपए बैराबी सायरंग लागत, 7.4 M कामचटका भूकंप, 38 CGSC दिल्ली HC, 8 मौतें हसन, 2,50,000 रुपए PMNRF अनुग्रह राशि, 1 करोड़ पांडुलिपियों,
2 महीने बिल्ड टाइमलाइन प्रेफरेंस। FROs पर इंडियन एक्सप्रेस का कॉलम भी एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल इनसाइट था। चलिए अब प्रीलिम्स फैक्ट्स का क्विक रिकैप। 1. सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला PN, अंतरिम, पूर्व पहली महिला CJ। 2. बैराबी साइरंग रेलवे लाइन आइजोल मिजोरम को पहली रेल कनेक्टिविटी। 3. ईस्टर्न सेंट्री, रूसी ड्रोन घटना के बाद नाटो का नया सैन्य अभियान। 4. ज्ञान भारतम मिशन, 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने की भारत सरकार की पहल। 5. जमानत याचिका समय सीमा, SC ने HCs अधीनस्थ न्यायालयों को 2 महीने में निपटान का निर्देश दिया, अधिमानतः। सेवन, जूट MSP मांग, पश्चिम बंगाल के किसानों ने JCI से 12,000 रुपए क्विंटल MSP की मांग की। 8. मॉर्फोलॉजिकल रिज, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, दिल्ली में अस्पताल परियोजना को मंजूरी। 9. फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT, भारत का मौद्रिक नीति ढांचा 4% ±2% CPI समीक्षाधीन। 10. कोरकॉम, मणिपुर में 6 प्रतिबंधित मैती उग्रवादी समूहों का समूह। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला, GS2, नेपाल में पूर्व CJ सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति का भारत नेपाल संबंधों और दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विश्लेषण करें। दूसरा, GS3, बैराबी साइरंग रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास का भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तीसरा, GS3, जूट किसानों द्वारा उठाई गई MSP मांगों के आलोक में भारत में MSP व्यवस्था में निहित संरचनात्मक चुनौतियों पर चर्चा करें, जिसमें मूल्य निर्धारण से परे खरीद अवसंरचना और बाजार पहुंच के मुद्दे शामिल हैं। चौथा, GS2, सुप्रीम कोर्ट की जमानत याचिकाओं पर शीघ्र निपटान के निर्देश और UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत जमानत देने की सख्त शर्तों के बीच स्पष्ट तनाव का परीक्षण करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका और विधायिका के सामने क्या चुनौतियां हैं? बेहतरीन सवाल है ये मेंस प्रैक्टिस के लिए। अब समय है क्विज का। तैयार हैं लिसनर्स? पहला सवाल, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई हैं? A. विद्या देवी भंडारी, B. सुशीला कार्की, C. ओनेश्री घरती मागर, D. पुष्पा कमल दहल। सही जवाब है B. सुशीला कार्की, वो पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं। दूसरा सवाल, बैराबी साइरंग नई रेलवे लाइन किस भारतीय राज्य की राजधानी को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ती है? A. अरुणाचल प्रदेश, B. मणिपुर, C. मिजोरम, D. नागालैंड। जवाब है C. मिजोरम। साइरांग आइजोल के पास है। तीसरा सवाल, ईस्टर्न सेंट्री क्या है? A. नेटो का साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, B. रूस द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास, C. रूसी ड्रोन घटना के बाद नेटो द्वारा शुरू की गई नई सैन्य पहल, D. यूक्रेन को दिया गया नया हथियार पैकेज। करेक्ट आंसर इज C. नेटो द्वारा शुरू की गई नई सैन्य पहल अपने पूर्वी किनारे को मजबूत करने के लिए। चौथा सवाल, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. प्राचीन स्मारकों का जीर्णोद्धार, B. भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, C.
भारतीय पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलीकरण। डी, पारंपरिक कलाओं का दस्तावेजीकरण। सही जवाब है सी, भारतीय पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलीकरण। पांचवां और आखिरी सवाल, भारत में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIFT के तहत वर्तमान हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? ए 2% ±1%, बी 4% ±2%, सी 5% ±1%, डी 6% ±2%। जवाब है बी, 4% ±2%, यानी 2% से 6% की रेंज। बहुत बढ़िया। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स पॉइंट्स। 1. Bail timeline. SC directs disposal within 2 months, preferably. 2. सुशीला कार्की, नेपाल्स फर्स्ट वुमन इंटरिम PM, ex-CJ, BHU alumna। 3. Bairabi Sairang line. Connects Aizol Mizoram to rail network. 4. Jute MSP demand, 12,000 quintal by West Bengal farmers। 5. FIT framework. 4% ±2% headline CPI target under review. 6. Eastern Sentry, NATO initiative to bolster eastern flank post-drone incident। 7. Kamchatka quake. 7.4 magnitude. Pacific Ring of Fire. 8. Morphological ridge, ecologically sensitive zone in Delhi gets protection like ridge। 9. Gyan Bharatam mission. Digitize 1 crore plus Indian manuscripts. 10. PM's Manipur visit, first since ethnic conflict began, healing touch plus development push। तो ये थे आज के फ्लैश कार्ड्स। आज की चर्चा से एक बात साफ है, हर मुद्दा कितना इंटरकनेक्टेड है। पॉलिटी का जुडिशरी पर असर, इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, IR का सिक्योरिटी पर, कल्चर का नॉलेज इकोनॉमी पर, एक जाल है पूरा। बिल्कुल। और UPSC एस्पिरेंट के लिए यही इंटरलिंकेजेस समझना क्रूशियल है। नॉलेज को साइलोज में नहीं देखना है। कंसिस्टेंसी इज की, रोज थोड़ा थोड़ा समझने से ही बात बनती है। एकदम से। तो आज के इस विश्लेषण से आपको जरूर गहराई से समझने में मदद मिली होगी। इसे दोबारा सुनें ताकि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। ये सिर्फ UPSC प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए ही नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने और जीवन भर सीखने के लिए फायदेमंद है। सही कहा, नॉलेज इज पावर और इन्फॉर्म्ड नॉलेज इज रियल पावर। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सिर्फ ₹299 की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे सभी वीडियोस का एक्सेस पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है। आपके सपोर्ट से ही हम इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक चला पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले